हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, हम क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आगे हम इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, पहला पॉइंट आपका यही यहाँ पे है। ठीक, अब मेटल्स जो है जैसे कि आपके कुछ हुए लेड हुए, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, लेड हुए, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं। उनको आप देखिए, समझिए और उसके बाद उन पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, जब हम मेटल्स को एयर में बर्न करेंगे तो क्या होता है फिर। ठीक, तब उसके प्रोडक्ट में क्या मिलता है। ओके, तो जैसे कि आपका मेटल है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, आप उसको एयर में बर्न करवा रहे हैं। बर्न करने के लिए जरूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। ठीक, तो जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में दे रखा है यहाँ पे कॉपर। कॉपर जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कि एल्युमिनियम जो होता है ना आपका, वो एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब क्या होता है कि जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे। तो आपका जो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक, यानी कि वो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और वाटर देता है। ठीक, वैसे ही जब एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको वो क्या देता है? सोडियम एल्यूमिनेट देता है और क्या देता है? वाटर देता है। ठीक, ये तो हो गया एल्युमिनियम की बात। अब यहाँ पे बातें बता रखा है कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जो होता है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है एक लाइन कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। ठीक है, कुछ जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और अल्कलीज का फॉर्म करते हैं। ठीक, अल्कलीज का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। देन गाइस, यहाँ पे क्या दे रखा है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो एयर में जो होता है बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ को रिएक्ट करने में काफी टाइम लगता है। ठीक, तो जैसे कि आपका सोडियम है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें अगर हम ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है? जल जाते हैं। ठीक, तो इस एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है? केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो फिर रिएक्ट नहीं करते। वैसे ही गाइस, जो आपके जो मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ऐसे कई सारे मेटल्स होते हैं, इनके ऊपर जो होता है ना कि एक ऑक्साइड का थिन लेयर कवर्ड होता है। ठीक, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उनका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, उनके ऊपर एक अलग सी कोटिंग हो जाती है, कह सकते हैं आप, ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। ठीक, तो अब बात आती है कॉपर की। कॉपर एक ऐसा मेटल्स होता है जो जलता तो नहीं है, लेकिन अगर उसे जलाया जाए तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की जो होती है एक कोटिंग हो जाती है कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है जो उसके ऊपर कोटिंग होती है कॉपर ऑक्साइड की, लेकिन कॉपर जो होता है वो जलता नहीं है। सिल्वर और गोल्ड, ठीक, सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेंगे अगर आप उसे कितना भी हाई टेम्परेचर दे दें। ठीक है, उन्हें कितना भी जलाया जाए लेकिन वो जलते नहीं है। ठीक, तो गाइस यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दे रखा है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग जो होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एल्युमिनियम के ऊपर जब ऑक्साइड की लेयर जब जमती है ना, तो उसी प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये काफ़ी यूजफुल होती है एल्युमिनियम के लिए, क्योंकि ये एल्युमिनियम को फर्दर रिएक्शन होने से बचाती है। ठीक, यानी कि देखिए जब एल्युमिनियम जो है ना वो उसके ऊपर एक ऑक्साइड कोटिंग बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका कोरिजन भी नहीं हो पाता। तो गाइस, ये जो एनोडाइजिंग प्रोसेस है ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इसलिए है क्योंकि एल्युमिनियम आर्टिकल जो इसमें होता है एक एनोड की तरह वर्क करने लगता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसके साथ वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है। ठीक,
तो एनोड जो है यानी कि एल्युमिनियम जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो होता है इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। और जब बारी आती है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होने की, तो ऑक्सीजन गैस जो होता है ना उसके एनोड पे जाके इवॉल्व हो जाता है और इवॉल्व होने की वजह से जो होता है एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है और इसी ऑक्साइड लेयर की वजह से वो जो होता है वो उसका कोलिजन नहीं होता है, ठीक, और वो फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाता है, ठीक। तो एल्युमिनियम जो होता है एनोडाइजिंग प्रोसेस की वजह से ही अपना प्रिवेंशन खुद ब खुद कर लेता है। तो गाइस यहाँ पे दे रखा है कि सोडियम जो होता है ना, जैसा मैंने बताया है कि सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है जो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि द रिएक्शन ऑफ अ मैग्नीशियम इज लेस विगरस इम्प्लाइंग दैट इज नॉट एज अ रिएक्टिव एज सोडियम, ठीक है। ये सोडियम की तरह तो रिएक्शन इसका नहीं होता, थोड़ा कम रिएक्शन होता है, ठीक है, लेस विगरस होता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर और लेड, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बर्न होने की वजह से ही हम इसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक, जिसकी वजह से हमें आगे फर्दर स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अभी तक हम जो है सिर्फ हीटिंग प्रोसेस से नहीं समझ पाए कि कौन सा एलिमेंट्स कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। इसीलिए इसको अच्छे से समझने के लिए अब हम क्या करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ कैसी है, ठीक है। वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें कैसी चेंजिंग आती है और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके लिए क्या यहाँ पे दे रखा है कि आपके जो मेटल्स होते हैं ना, जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। और फर्दर क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है कि मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। जैसे कि आपके पोटेशियम और सोडियम जो है ना वो बहुत ही आसानी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पोटेशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया और उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी निकाला। हीट एनर्जी का निकालना मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है। और वैसे ही सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट जब करता है ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और प्लस हीट एनर्जी यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये भी किया। ऐसे ही जब कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। लेकिन इसका हाइड्रोजन गैस जो होता है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है कि उसे हम जला सके, ठीक है, यानी कि वो फायर को कैच कर सके। और क्या है, कैल्शियम जो है ना वो फ्लोट करने लगता है। बिकॉज क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस जो इसमें फॉर्म होती है ना वो एक बबल्स के फॉर्म में उनके नीचे एक लेयर बना लेती है, एक सरफेस बना लेती है, जिसकी वजह से जो होता है वो फ्लोट करने लगता है, ठीक। मैग्नीशियम की बारी अब आती है। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। इसकी भी कंडीशन कुछ कैल्शियम जैसी ही होती है। ये भी जो होता है वो सरफेस पे फ्लोट करने लगता है क्योंकि इसमें भी जो होता है हाइड्रोजन गैस जो बनते हैं ना वो उनके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और बबल्स के फॉर्म में और वो फ्लोट करने लगता है, ठीक। अब बारी आती है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की। ये जो होते हैं ना तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, ठीक है। स्टीम से रिएक्ट करने के बाद ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे दे रखा है एल्युमिनियम और आयरन, ये देख रहे हैं आपकी वाटर से रिएक्ट करते हैं और उसके बाद मेटल ऑक्साइड यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाए और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व किए, ठीक। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो गाइस हमने मेटल्स का देख लिया कि मेटल्स कैसे एयर में रिएक्ट करते हैं, कैसे बर्न होते हैं एयर में और कैसे जो मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इन दोनों से रिएक्ट नहीं किए, उसी को फर्दर स्टडी करने के लिए हम उसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक। तो गाइस यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.11, जिसमें बता रखा है कि आप सारे मेटल्स को ले लें, सारे मेटल्स के सैंपल को ले लें, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दें। तो ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं वाटर में, ठीक है। आपने अभी देखा कि कैसे वो कोल्ड वाटर में बहुत आराम से रिएक्ट कर जाते हैं, तो उन्हें एसिड से रिएक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो मेटल्स है ना उनको हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कैसे होने वाला है कि आप जो है टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भर लें, ठीक है, और बाकी जो मेटल्स है ना उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसमें डाल दें। फिर आप देखते हैं कि क्या होता है। गाइस देखिए यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत छोटे से पॉइंट में दे रखा है कि हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो होता है इवॉल्व नहीं होता है जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इट इज बिकॉज HNO3 जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है कि जो वाटर में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं ना उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये खुद में खुद जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में इसके 3 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ठीक है, N2O, NO और NO2। लेकिन जो मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं ना वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और H2 गैस देते हैं, ठीक है। यानी कि वो फर्दर जो होता है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं फॉर्म होता है, ठीक। इसमें देखिए एक बात समझा रखा है कि बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। आप देखेंगे मैग्नीशियम के केस में जो होता है बबल्स बहुत जल्दी से फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन गैस का बबल्स है वो बहुत आराम से फॉर्म हो जाता है बिकॉज जो मैग्नीशियम जो होता है ना बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, ठीक है। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एल्युमिनियम और जिंक, देन आयरन, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन, ठीक है, यानी कि कॉपर जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि उसमें बबल्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। हाँ, एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, और इसका टेम्परेचर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये बताता है हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं होना, यानी कि बबल्स का नहीं बनना और उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग न होना, ये दर्शाता है कि कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो गाइस देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रखा है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो होता है उसे हम रॉयल वाटर कहते हैं लैटिन भाषा में, ठीक है। ये जो होता है मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इनका जो रेशियो आपस का होता है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के कंपेरिजन में 3 होता है उनका कंपोजिशन, और नाइट्रिक एसिड का 1 होता है, यानी 3:1 में ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। इनमें क्या होता है कि गोल्ड जो होता है आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक। तो गाइज इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमने जो 3 रिएक्शन अभी तो देख लिया कि एयर में रिएक्शन, ठीक है, कैसे बर्न होता है, दूसरा वाटर में रिएक्शन और तीसरा एसिड से रिएक्शन। जो चौथा दे रखा है ना उसमें क्या रखा है कि मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। मेटल जो होता है वो अदर मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.12। इसमें क्या दे रखा है कि कॉपर और आयरन नेल को आप ले लें, ठीक है, यानी कि वायर ऑफ कॉपर एक ले लें, एक आप आयरन नेल ले लें, ठीक, और 2 टेस्ट ट्यूब ले लें। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, एक जो टेस्ट ट्यूब ए रख लें, एक को मान लीजिए टेस्ट ट्यूब बी रख लीजिए, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक में रख लें और एक में आयरन सल्फेट सोल्यूशन। आयरन सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर वायर को फिट कर दें, ठीक है, और वैसे ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप आयरन नेल को फिट कर दें। तो आप क्या पाएंगे कि जो आयरन नेल है ना वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आयरन जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो वो डिस्प्लेस कर दिया है। हालांकि मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको यूनिट फर्स्ट में, यानी कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने पढ़ा दिया है, तो आप उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझ पाए होंगे कि कोई भी मेटल्स, कोई भी एलिमेंट्स कैसे किसी और एलिमेंट्स को क्यों डिस्प्लेस करता है, ठीक। इसका मतलब कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है उससे कहीं ना कहीं, तभी तो वो उसे डिस्प्लेस कर पाए। सारे मेटल्स जो होते हैं वो सभी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए ये फर्दर इस रिएक्शन को समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। तो जाहिर है कि आपका जो आयरन है वही तो ज़्यादा आपका रिएक्टिव है कॉपर की कंपैरिजन में, तभी तो यहाँ पे मेटल ए और सॉल्ट सोल्यूशन बी दे रखा है, तो वो सॉल्ट सोल्यूशन ए बनाया। सॉल्ट सोल्यूशन ए जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा, और मेटल बी जो डिस्प्लेस हुआ है वो क्या है, आपका कॉपर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से समझा रखी है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उनका जो रिएक्शन है वो उनके डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के हिसाब से उन्हें फिट करता गया नीचे। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.9 एंड 3.3 द फॉलोइंग सीरीज नोन एज अ एक्टिविटी
और रिएक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप्ड। चारों एक्सपेरिमेंट के बाद ये सीरीज बनाई गई है कि पोटेशियम सोडियम जो भी आपका गोल्ड तक है वो कैसे रिएक्टिविटी उनकी घटती जा रही है नीचे। ठीक है, तो गाइस ये रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट जिसमें आप अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उस समरी को अच्छे से समझ पाएंगे। और आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको समझिए, ना हो तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं काफ़ी, ये क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो गाइस अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।